Welcome students. This is chapter 5 from your book First Flight, class 10. The lesson or the chapter name is The 100 Races. This chapter has been divided into two sections or two parts. Chapter 5 and chapter 6 both are The 100 Races, written by Eleanor S. Now, before going through the story or before coming to the chapter, I will discuss a few sections or few points. First of all, there is a word called as racism. ठीक है ना? Racism लोगों को उनके जन्म या रंग के आधार पर या मतलब लोगों में भेद करना जो है will be called as racism. तो यहाँ पर ये जो कहानी है ये भी एक रेसिज्म की तरफ दिखने वाली समझ में आने वाली चीज है, लेकिन ये चूंकि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अपनाया गया है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, स्कूल के बच्चे हैं, बेसिकली इसमें दो तीन लड़कियां ही हैं, तीन लड़कियां हैं जिसमें से दो सहेलियां हैं और एक और लड़की है जो इसमें विक्टिम, ठीक है। तो आप लोग भी अपने निजी जीवन में कभी भी आपने कभी कभी किसी का मजाक उड़ाया होगा उनकी किसी कमी के कारण, उनके किसी प्रदर्शन के कारण। वो या तो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से चल नहीं पाते हैं, किसी तरह की शारीरिक अपंगता है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हिचकते हैं, हकलाते हैं इसके कारण, या फिर उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो पुराने कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो थोड़े फिनेंशियली बैकवर्ड है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नए कपड़े, इस कारण से वो पुराने कपड़े पहनते हैं और आप उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर आप कभी ऐसा किए हैं तो ये जो है एक तरह से भेद यानी रेसिज्म ही कहलाएगा। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम इस तरह से लोगों को उनकी कमियों के आधार पर जज न करें। लोगों के पास पैसे हैं, नहीं है, संपत्ति है, नहीं है, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, इसके आधार पर हमें लोगों को जज करना नहीं चाहिए, लोगों के बारे में सोच बनानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी भी इसी तरह की है। इस कहानी में दो लड़कियां हैं, मैगी नाम है और पैगी नाम है और मैडलिन नाम है, ठीक है। और उसके अलावा एक और लड़की है जो पोलैंड की, ठीक है, वांडा नाम था, वांडा पेट्रोव्स्की। तो वहां वो लोग जो है मैडी और पैगी जो है ये दोनों मिलकर मजाक उड़ाते हैं, किसका? वांडा। So before you read the second section जो दिया हुआ है, this story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to so Polish पढ़ता है ना कि Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो ये एक बच्ची के बारे में है जिसको उसके क्लास के साथी जज कर लिए हैं, उसके कुछ आधार हैं। क्या आधार है? कि वो गरीब है, गरीबी के कारण वो कपड़े ठीक से नहीं पहन सकती है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती है, इस कारण से। तो ये लोग जो हैं वांडा को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। तो पहले पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पोलिश अमेरिकन मतलब ऐसे पोलैंड के निवासी जो अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें पोलिश अमेरिकन कहते हैं। जैसे भारतीय अमेरिका में रहते हैं तो दे आर कॉल्ड एज इंडियन अमेरिकन, ठीक है ना, इंडियन अमेरिकन। भारत में उन्हें NRI
कहा जाता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। तो ये पोलिश अमेरिकन वर्ल्ड या पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी जो समाज है उसके बारे में है। The first Polish immigrants arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century, when more than 1 million Poles मतलब पोल के रहने वाले, पोलैंड के रहने वाले लोगों को यहाँ पर पोल्स कहा गया है, Poles migrated to the United States. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin, other than through ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles और Austrian Poles. तो पहला जो पोलिश इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन मतलब होता है प्रवास, ठीक है, कहीं दूसरी जगह जब आप अपना नेटिव जहां आप रहते हैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाते हैं तो वो माइग्रेशन कहलाता है। तो पहला पोलिश इमिग्रेशन जो है अमेरिका में 1608 में शुरू हुआ, लेकिन अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पोलैंड के लोग जब बसना शुरू किए तो वो 20वीं सदी के शुरुआत में, जब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा पोलैंड के निवासी यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। यूनाइटेड स्टेट्स जिसे हम अमेरिका कहते हैं, यूएस कहते हैं, वहां पहुंच गए। पोलिश स्टेट या पोलिश गणराज्य जो है उस समय तक नहीं था, और जो प्रवासी थे उन्हें उनके देश, जिस देश से आए हैं उसके आधार पर उनको माना जाता था। उन्हें या तो रशियन पोल्स कहा जाता था, या जर्मन पोल्स कहा जाता था, या फिर ऑस्ट्रियन पोल्स कहते थे। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. So Chicago is sometimes called the second largest Polish city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. और पोलिश अमेरिकन समाज जो है वो शिकागो के जो झुग्गी झोपड़ियां वाले इलाके हैं वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। इसलिए कभी-कभी शिकागो को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोलिश सिटी कहा जाता है। वार्सो के बाद सबसे ज्यादा वार्सो क्या है? पोलैंड की राजधानी है। यानी सोचिए पोलैंड की राजधानी के बाद जहां सबसे ज्यादा पोलिश लोग रहते हैं वो है शिकागो, जो अमेरिका में है। Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as were the Irish, Italians and Jews. तो वहां पर उनके साथ भेदभाव होता था कभी-कभी, जैसा कि आयरिश यानी आयरलैंड के निवासी, इटालियंस यानी इटली के निवासी और ज्यूज इजराइल के निवासी, तो उनके साथ भी भेदभाव होता था जैसा कि पोलिश अमेरिकन के साथ भी हुआ। According to the United States 2000 सेंसस का मतलब होता है जनगणना। तो 2000 में यूनाइटेड स्टेट्स में जो जनगणना हुई उसमें 6,67,414 यानी 6,67,414 अमेरिकन जो कि 5 साल से कम उम्र के थे या उसके आसपास के थे, ये निकला, रिपोर्ट हुआ कि वो पोलिश भाषा का उपयोग करते हैं अपने घर में, जो कि इंग्लिश के अलावा जो भाषा बोलते हैं उसका 1.4% था। ठीक है, यानी इसको हम दूसरी तरफ से घुमा के देखें तो अमेरिका में ऐसे लोग जो घर पर अंग्रेजी भाषा का उपयोग नहीं करते, उन लोगों की कुल संख्या में 1.4% की जनसंख्या ऐसी थी जो अपने घरों में पोलिश भाषा का उपयोग करती थी। और मोटा मोटी कहा जाए तो पूरे यूएस पॉपुलेशन यानी जो पूरा का पूरा अमेरिका का जनसंख्या है उसका 0.25% यानी 1% का 1/4 हिस्सा ऐसे लोगों का था जो पोलिश बोला करते थे अपने घर पर। नाउ कमिंग टू द चैप्टर की शुरुआत होती है टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की, दिस इज द नेम ऑफ द गर्ल। ये वांडा पेट्रोन्स्की उस लड़की का नाम है जो इस पूरे के पूरे यानी दोनों चैप्टर में विक्टिम की तरह है, जिसका मजाक उड़ाया जाता है। Was not in her seat but nobody
Not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज सोमवार है, लेकिन वेंडा अपनी सीट पर नहीं है। किसी ने नहीं, मतलब किसी ने भी, इवन पैगी और मैडली जो लड़कियां हैं, उन लोगों ने भी उसको ध्यान नहीं दिया, उसका अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। पैगी और मैडलिन वो लड़कियां हैं जिन लोगों ने वेंडा का मजाक उड़ाना शुरू किया। Usually Vanda sat in the sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. वेंडा सामान्य तौर पर रूम नंबर 13 के आखिरी पंक्ति यानी बेंच का जो आखिरी पंक्ति होता है, उसका जो आखिरी सीट है, उसके एक सीट पहले बैठा करती थी। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. The corner of the room where there was no scuffling of feet, most roars of laughter where anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. वो कमरे के एक ऐसे हिस्से में बैठती थी जहां पर रूम के सबसे ज्यादा बिगड़ैल रफ बॉयज, बिगड़ैल लड़के बैठते थे, जहां पर जो बैठते थे उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। वो कोना था जहां पर बैठने वाले अपने पैरों को बहुत ज्यादा रगड़ते थे। वो हिस्सा था जहां पर अगर कुछ मजाकिया बोल दिया जाए तो सबसे ज्यादा जोर से हंसी आती थी, हंसी की आवाज आती थी। और कमरे का वो कोना था जहां के फर्श पर बहुत ज्यादा धूल और गंदगी होती थी। सभी क्लास में ऐसे हिस्से होते हैं जहां पर बच्चे जो है अपनी सुविधा अनुसार, अपने झुंड के अनुसार बैठते हैं, ठीक है। तो वेंडा भी अपने रूम नंबर 13 के एक ऐसे ही कोने में बैठा करती थी जहां पर क्लास के सबसे बिगड़ैल लड़के बैठते थे। वहां पर बैठने वालों के नंबर अच्छे नहीं आते थे। वहां पर पैरों में रगड़ बहुत ज्यादा होती थी। जब कुछ मजाकिया कहा जाए तो सबसे ज्यादा हंसी भी वहीं से आती थी। और वो हिस्सा जहां पर फर्श सबसे ज्यादा गंदा हुआ करता था। Vanda did not sit there because she was rough and noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. तो वेंडा इसलिए वहां नहीं बैठती थी, उस कोने में नहीं बैठती थी कि वो बिगड़ैल थी या फिर बहुत शोर करती थी, बल्कि उसके उलट था। वो बिल्कुल शांत बैठती थी और शायद ही वो कभी किसी से कुछ बोलती थी। And nobody had ever heard her laugh out loud. और किसी ने उसे आज तक जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. कभी-कभी मुस्कुराहट के रूप में वो अपने होठों को थोड़ा बहुत मोड़ दिया करती थी। बस मुस्कुराहट के नाम पर इतना ही सभी ने देखा था वेंडा के चेहरे पे। Nobody knew exactly why Vanda sat in the seat, unless it was because she came all the way from Bogginside and her feet were usually caked with dry mud. कोई नहीं जानता था कि वेंडा उस जगह पर क्यों बैठती थी। शायद ये कारण था कि वो बॉगिंस हाइट इलाके का नाम है, जगह का नाम है, कि वो बॉगिंस हाइट के इलाके से आती थी और उसका पैर जो है कीचड़ से सना हुआ रहता था और वो सूख जाता था। But no one really thought much about Vanda Petronsky once she sat in the corner of the room. लेकिन कोई भी वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में ज्यादा सोचने का जहमत भी नहीं उठाता था एक बार जब वह उस कोने में बैठ जाता। The time when they thought about Vanda was outside of the school hours at noon time, when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school. तो यहाँ पर जो ये सेकंड या वाला पैराग्राफ है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी वेंडा के ऊपर ध्यान नहीं देता था। अब इस वाले में कहा बताया गया है कि कब उस पर ध्यान दिया जाता है। तो वो जो वेंडा के बारे में उसी समय सोचते थे, सामान्य तौर पर जब स्कूल का समय नहीं होता था। तो स्कूल का कौन सा समय नहीं होता था? एट नून टाइम,
when they were coming back to school, यानी दोपहर के समय जब वो स्कूल वापस जा रहे होते थे, या फिर मॉर्निंग जब स्कूल शुरुआत होती थी, जब 2 या 3 या उससे भी ज्यादा के समूह एक जगह रुककर हंस बोल रहे हैं और स्कूल के लिए जा रहे हैं, उसी समय वेंडा को नोटिस किया जाता था, वेंडा पर ध्यान दिया जाता था। हाँ, तो वो वहां पर क्यों इंतजार करते थे? Then sometime they waited for Vanda to have fun with her, और तब वो वहां पर वेंडा का इंतजार करते थे ताकि उसका मजाक उड़ा सके। The next day, Tuesday, Vanda was not in the school either, and nobody noticed her absence again. अगले दिन मंगलवार था, वेंडा फिर से स्कूल नहीं आई थी, लेकिन आज भी किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud, did notice that Vanda wasn't there. लेकिन बुधवार को पैगी और मैडी, जो कि ऐसे बच्चों के साथ बेंच की शुरुआत में बैठती थी जहां पर बच्चों के नंबर अच्छे आते थे, वैसे बच्चों के वो समूह में बैठती थी, बेंच में सबसे आगे, जिनके पैरों में जरा भी कीचड़ नहीं लगता था। उन लोगों ने ध्यान दिया कि वेंडा वहां पर नहीं बैठी। Peggy was most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Peggy जो है वो स्कूल की सबसे फेमस लड़की थी, वो सुंदर थी, उसके पास अच्छे कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे। Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. Maddie Peggy की सबसे अच्छी दोस्त थी और पैगी और मैडी ने वेंडा की अनुपस्थिति को इसलिए नोटिस किया था, इसलिए ध्यान दिया था क्योंकि आज वेंडा के कारण उनका स्कूल लेट हो गया था। क्यों लेट हो गया था? They had waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. वो लोग वेंडा का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उनका मजाक उड़ा सके। वेंडा का वेट कर रहे थे ताकि वेंडा का वो मजाक उड़ा सके पैगी और मैडी, लेकिन वो आई ही नहीं। They often waited for Vanda Petrovsky to have fun with her. वो लोग बहुत बार इंतजार किया करते थे वेंडा पेट्रोव्स्की का ताकि उसका मजाक उड़ा सके। ये है हमारे चैप्टर 5 पार्ट 1 का पहला सेक्शन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉर्ट आउट करते जाएंगे। That's all for today. Thank you.